आइए सभी स्टूडेंट देख लीजिए एक बार, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। काफ़ी इसमें क्वेश्चन दिया गया है, लगभग 80 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि यही क्वेश्चन 2023 में पूछने की संभावना काफ़ी से है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है जल, बी में है कांच, सी में है पित्तल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पित्तल होगा, जो कि लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। आपका सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए वो सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 होगा। आपका तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या होगा? इसमें से जल्दी बोलिए आप लोग। तो यहाँ हो जाएगा ए में आपका है कॉर्निया है, बी में है रेटिना है, सी में पुतली है और डी में आपका आइरिस है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह आँख के हमेशा बनता है रेटिना पर। ओके। 4 नंबर है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, म्यू का मान होता है साइन आई बटे साइन आर, जो कि बी नंबर होगा। आपका 5वां क्वेश्चन है, अब एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 cm है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? ऑप्शन ए में है उत्तल, बी में है अवतल, सी में है समतलोत्तल और डी में आपका हो गया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है गोलीय दर्पण जिसकी फोकस दूरी +20 होगा, अगर फोकस दूरी प्लस में होता है तो वह जो आपका हो जाएगा उत्तल। ओके, उत्तल दर्पण होगा ये। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? बोलिए। तालाब का जल जो है वो कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो तालाब का जल जो है गहरा कम दिखाई पड़ता है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 7वां क्वेश्चन आपका हो गया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है ऋणात्मक। 8वां है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है? 8 का हो जाएगा आपका बी नंबर। 9 नंबर है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर बनाने की कुंडली, इलेक्ट्रिक जो हीटर बनता है उसका कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आपको हो जाएगा इसमें डी होगा नाइक्रोम, जो कि आप लोग को नहीं दिखता, देख लीजिए वहां पे डी में क्या है नाइक्रोम। इलेक्ट्रिक हीटर का जो कुंडली होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। आपका अब क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि आपको यहाँ दिखता होगा 10, इसका ऑप्शन जो है हम सेकेंड पेज पे आपको दिखा रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोला आपका 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ए में है आपका 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, बी में 3.6 इंटू 10⁻5 जूल, सी में 3.6 इंटू 10⁻4 जूल और डी में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इसका हो जाएगा 10 नंबर का आपका डी होगा। ओके, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 नंबर, किलोवाट घंटा एक इकाई है, किलोवाट घंटा एक इकाई होती है ऊर्जा की।
किसकी होती है? ऊर्जा की। आगे है अब विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय सिद्धांत पर। 13 नंबर है वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्टमीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में और आमीटर को जोड़ते हैं सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में, क्योंकि वोल्टमीटर से उसका वोल्ट मापा जाता है और एमीटर से उसका धारा मापा जाता है। तो धारा मापने वाला यंत्र को जोड़ते हैं हम लोग हैं सीरीज में श्रेणी क्रम में, आप वोल्ट मापने वाला को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। अब 14 नंबर विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। दो बिंदु के बीच के विभवांतर मापने के लिए हमेशा प्रयोग करते हैं, उसमें है वोल्टमीटर का। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? 15 नंबर कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसमें हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा को। डी नंबर होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। 16 नंबर है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? निष्क्रिय गैस भरी होती है, और निष्क्रिय गैस इसलिए भरी होती है कि उसका जो फिलामेंट होता है उससे अभिक्रिया निष्क्रिय गैस नहीं करता है, जिसके कारण वो जल्दी टूटता नहीं है, वो जल्दी भंगुर नहीं होता है। लेकिन अगर निष्क्रिय गैस के अलावा कोई दूसरा गैस भर दिया जाए वह तुरंत अभिक्रिया कर लेगा और फिलामेंट उसका टूट जाएगा। 17 नंबर है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा? चलिए बोलिए जल्दी से आप लोग। वह जो होगा कैसा हो जाएगा? वह तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ आपको कुछ यहाँ पे समझा देते हैं, आपको यहाँ पर एक ट्रिक लिख देते हैं, इस ट्रिक को याद रखिएगा आप लोग। अनील, ओके, यहाँ कह रहा है ना एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो आपको हो जाएगा अ से हुआ अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो वह जो विलयन जो होगा, जो घोल होगा वह क्या होगा? अम्लीय होगा, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया बेंजीन का अणुसूत्र। तो बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। 19 नंबर बोल रहा आपका है इथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? इथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल होगा। अब 20 नंबर है, अब 20 में कह रहा है CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन, बी में है एल्कीन, सी में एल्काइन और डी में है इसमें से इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आपका इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर का बोलेंगे तो एल्कीन कह रहा है, और एल्कीन का होता है CnH2n, इसका हो जाएगा आपका ये 20 का बी नंबर। 21 नंबर का बोल रहा है अब 21 का जो आंसर है लोहे की परमाणु संख्या। तो लोहे की परमाणु संख्या सभी को याद होगा, क्या हो जाएगा इसका? लोहे की परमाणु संख्या तो 26 होगा। इसके बाद 22 नंबर है
स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व होते हैं, तो वह निकेल और क्रोमियम होता है। अब है 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम। तो इसमें दिया गया है पित्तल है एक। पित्तल एक क्या होता है? पित्तल यहाँ पर हो जाएगा मिश्र धातु होगा। पित्तल क्या होगा? वह मिश्र धातु होगा। अच्छा, पित्तल में क्या क्या मिला होता है? तो पित्तल के लिए आपको फिर हम यहाँ पे ट्रिक बता रहे आपको है, याद रखेंगे आप लोग। पिताजी, आप लोग याद रखेंगे सभी लोग। यहाँ लिख देते हैं हम है, एक ट्रिक होता है पिताजी। ओके, पी से हो गया पित्तल, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक। यानी कि पित्तल जो होता है तांबा और जिंक से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसमें? तो पित्तल यहाँ क्या हो जाएगा? पित्तल आपका मिश्र धातु होगा। 24 नंबर है अब, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? यहाँ पे H2SO4 क्या है? यह सल्फ्यूरिक अम्ल है, और यही क्या है? तो आपका अम्ल है। 25 में है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक यहाँ पर जो है वह हल्दी है। हल्दी क्या आपका है? तो वह प्राकृतिक सूचक है। इसके बाद बाकी जो भी है वो मानव के द्वारा बनाया जाता है प्रयोगशाला में। 26 नंबर है, एकल बंधन OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो यह OH जो होता है एकल बंधन OH, वह एल्कोहल का होता है, बी नंबर। 27 नंबर कह रहा है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके, कैल्शियम कार्बाइड जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन बनाता है। 28 नंबर आपका दिया हुआ है। 28 कह रहा है यहाँ पे, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, तो ओजोन में 3 होता है, O3 होता है। तो इसमें ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होता है 3। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 29। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या हो गया? तो पारा। पारा क्या है? जो कमरे के तापमान पर वह द्रव अवस्था में रहता है। 30 नंबर है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन जो होता है वह मीथेन, चूंकि मीथेन से में शुरू होता है और सभी जो है एल्केन ग्रुप का है, तो उसका पहला सदस्य होता है मीथेन, और सरलतम जो सबसे कम, तो क्या हो जाएगा आपका ही? मीथेन। 31 है, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? 31 का हो जाएगा आपका इसका आंसर डी नंबर, Na2O। 32 है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर मिश्रण किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल का होता है मिश्रण बेकिंग पाउडर। ओके, अब है 33 नंबर,
न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? न्यूक्लियस शब्द जो है वह किनके द्वारा दिया गया है? तो न्यूक्लियस शब्द जो है वह रॉबर्ट ब्राउन साहब के द्वारा वह दिया गया है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होते हैं? तो पौधे में भोजन जो है वह किस रूप में जमा हो जाएगा? तो स्टार्च के रूप में होता है। सी होगा इसका, स्टार्च। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? प्रसिद्ध पुस्तक जो है द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? 35 का हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा, डी नंबर। इसके बाद है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? 36 नंबर का हो जाएगा आपका बी, कोशिका विज्ञान। यानी कि पौधा और पशुओं की कोशिका का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो कोशिका विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय जो है वह घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से। ओके, मानव हृदय किससे घिरा है? तो पेरिकार्डियम से घिरा है वो। अड़तीस है बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में है हाइड्रोट्रापिज्म, बी में है केमोट्रापिज्म और सी में है गुरुत्वानुवर्तन और डी में है फोटोट्रापिज्म। ओके, 38 का जो है आपका हो जाएगा बी नंबर। ओके, 38 का क्या होगा? बी नंबर। यानी कि आपका 38 का हो जाएगा यह, यहाँ पे बी नंबर। आपको यहाँ पे इसको हम दिखा देते हैं, 38 का वो बी नंबर होगा। ओके, 39 है अब मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 39 का हो जाएगा आपका ए, जो कि मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि जो होता है वह 12 से 20 दिन का होता है। कितना होता है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होता है 12 से 20 दिन का होता है। ओके, इसके बाद है 40 नंबर पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, बी में है मुख गुहा, सी में है अमाशय, डी में है छोटी आंत। तो पीत रस जो है वो कहाँ से स्रावित होगा? आपका पीत रस स्रावित होता है यकृत से। 41 है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन, यानी कि बी नंबर होगा आपका, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। 42 है अब हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से जो है एनीमिया नामक रोग होता है। 43 नंबर है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग होता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है
तो मनुष्य के आहार नाली में जो अवशेषी अंग है वो है अपेंडिक्स। ओके, अपेंडिक्स है। 44 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कार्य है वो आपका हो गया प्रोटीन का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन करना। 45 है मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। यहाँ हो जाएगा आपका जी बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट का होगा। 46 है ऑक्सीजन का वाहक कौन है। 46 में कौन आपका है ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो ऑक्सीजन का वाहक जो है वो आरबीसी होता है। ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी। 47 नंबर है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो रक्त में शर्करा का स्तर जो है वह नियंत्रित करेगा आपको इंसुलिन। 48 है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र होता है। 49 में है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है आप सभी जानते हैं केवल और केवल 2 नियम। तो यहाँ हो जाएगा आपका इसका 2 नियम। ओके, क्या होगा 2 नियम। ओके, चलिए आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 50। में कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन होता है। चलिए पिछला वीडियो में भी आपको बताया था यह कि अवतल लेंस का जो आवर्धन है वो क्या होता है। अवतल लेंस का आवर्धन सभी लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा और हम इसे यहाँ पे बता देते हैं। चूंकि वीडियो बना ऑफलाइन, ऑनलाइन जैसे आज नेट की समस्या के लेकर नहीं चला पाए थे इसलिए ऑफलाइन बना दी है वीडियो। लेकिन कमेंट में आप लोग जरूर क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दीजिएगा। 50 का हो जाएगा आपका V/U होगा जो कि D नंबर होगा। 51 है दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र है तो दर्पण का सूत्र आपका हो जाएगा जानते हैं सभी लोग 1/V + 1/U बराबर 1/F यानी कि इसमें हो जाएगा A नंबर। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश के प्रकीर्णन को यानी कि D नंबर। 53 है कौन सा लेंस। 53 में क्या दिया गया आपका है तो कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। इसमें कौन सा लेंस होगा जो अभिसारी लेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे लेंस हो जाएगा आपको उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें इधर अगर दर्पण में तो दर्पण में क्या हो जाएगा अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण। या उसका दूसरा नाम है क्या और है तो हजामती दर्पण। लेकिन यहाँ लेंस दिया गया था तो लेंस में आपको उत्तल लेंस होगा। 54 नंबर है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी। क्या बनता है आभासी बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 55 प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं।
55 में है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशिक माध्यम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। 56 नंबर है, 56 नंबर में दिया गया है डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो जो है वह परिवर्तित करता है क्या जिसको, तो डायनमो जो है परिवर्तित करता है हमेशा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इधर बात करें अगर हम मोटर की, अगर तब मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, लेकिन यहाँ डायनमो दिया गया है इसलिए डायनमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। 57 नंबर है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी कि -19 कूलम्ब यानी कि सी नंबर। 58 है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, तो खिलौना में जो है वह सूखा सेल का उपयोग होता है। 59 है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहते हैं। 60 नंबर देखिए आप लोग, अब 60 में दिया गया है निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। कौन सा इसमें से विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो विस्थापन अभिक्रिया में हम जानते हैं कि किसी भी एक यौगिक, जब कोई यौगिक में से कोई परमाणु को जो किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यह प्रक्रिया जो यहाँ पे है हो रहा है सी नंबर में, यानी कि Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। 60 का हो जाएगा आपका सी नंबर। 61 है अब सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है वो होता है श्वेत। आगे है अब निम्नलिखित में लवण कौन है। निम्नलिखित में लवण कौन है, NaCl क्या है, लवण है, बी नंबर। 63 है अब तृतीया यानी कि नीला थोथा कार्बन सूत्र क्या होता है। नीला थोथा कार्बन सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O जो कि ए नंबर। अब 64 है गंधक की परमाणु संख्या होती है, तो गंधक बोलते हैं सल्फर को, तो सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है यानी कि सी नंबर। 65 नंबर है अब अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु का ऑक्साइड जो है वह अम्लीय होता है। क्या होता है, तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। यहाँ हो जाएगा आपका ही बी नंबर। 66 है कार्बन है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन का जो है कितना होता है, अपरूप, तो मुक्त तो 2 ही होता है और तीसरा एक होता है जो हम पिछले वीडियो में बताए थे फुलेरीन। तीसरा क्या होता है, एक फुलेरीन। हालांकि मुख्य होता है 2 ही, हीरा और ग्रेफाइट। कभी कभी विकल्प आपको 3 मिलेगा आपको, तो फुलेरीन जहाँ लिखा रहेगा वहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे। अब है नंबर 67 निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट में जो है CH4 वह संतृप्त है, इसमें एकल बंधन वाला ही है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन। नंबर बी में जो है C2H6 है, इसमें भी कार्बन और कार्बन के बीच जो है एकल बंधन। सी में आपका है C2H4 जो कि इसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच जो है वो द्विबंधन होगा और द्विबंधन वाला कहलाता है असंतृप्त। क्योंकि द्विबंधन और त्रिबंधन वाला क्या होता है, तो वह
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि हम हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहाँ हो जाएगा आपका सी नंबर। अब 68 है। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो होता है बंद श्रृंखला में, और एरोफैटिक क्या होता है वो खुली श्रृंखला में। तो यहाँ कह रहा है एरोमेटिक, तो बंद श्रृंखला में तो आपका हो गया सिर्फ बेंजीन, सी नंबर। 68 का आपका सी होगा। 69 है। अब निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस यहाँ पर हो जाएगा 69 के बी नंबर, हीलियम। इसके बाद है अब 70 नंबर, निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो 70 का हो जाएगा आपका बी नंबर, एस बी, जो कि एनडी मने हो गया, जिसका परमाणु संख्या जो होता है 51, जो कि वह उपधातु होता है। 71 नंबर है। अब 71 का पौधे में श्वसन होता है। तो पौधे में जो श्वसन होता है वह पत्तियों में होता है। 72 है, निम्न में स्वपोषी कौन है? निम्न में जो है स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। यानी कि मछली, कीट, अमीबा जो है वो दूसरे पर आश्रित है, लेकिन हरे पौधे जो होता है वो अपने पर आश्रित है, और अपने पर जो होता है आश्रित उसी को बोलते हैं स्वपोषी, और जो दूसरे पर आश्रित उसे कहते हैं परपोषी। यहाँ कहा जाएगा इसका आंसर ए नंबर होगा। अब 73 नंबर है। इधर बात करें 73 की अगर, तो 73 नंबर में कह रहा है यहाँ पे कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित है निमोनिया, बी नंबर। और हीमोग्लोबिन की कमी से भी वो निमोनिया नामक रोग ही होता है। अब है 74 नंबर। चौहत्तर में कह रहा है यहाँ पे है एंड्रोजन है। एंड्रोजन, तो एंड्रोजन जो होता है वो होता है नर हार्मोन। एंड्रोजन क्या होता है? नर हार्मोन। 75 नंबर कह रहा है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रीनल के द्वारा, यानी कि सी नंबर। 76 में एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है? वो यहाँ हो जाएगा पपीता। पपीता क्या हो जाएगा? तो वह एक लिंगी पादप का उदाहरण है। 77 नंबर है निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पे मादा जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिनी नहीं होता है, चूंकि नर भाग का होता है। 78 में है द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है। द्विखंडन हमेशा होता है, पैरामीशियम में होता ही है, अमीबा में भी होता है, और लिस्मेनिया में भी होता है। यानी कि द्विखंडन पैरामीशियम में होता ही है, अमीबा में तो होता ही है, लिस्मेनिया में होता है, इसलिए इनमें से सभी होगा डी नंबर। 79 है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, ए नंबर। 80 में है मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो है औसत भार लगभग आपको यहाँ दिखाई अब देगा 1.4 kg के अप्रॉक्स में होता है, सी नंबर। ओके।